नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी को। हमने फर्स्ट पार्ट में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के जो एग्जामिनेशन बड़ोदरा मंडल द्वारा आयोजित किए गए थे, जो वेस्टर्न रेलवे का एक पार्ट है, तो उसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था। सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 55 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सीट are for SC and ST candidate respectively while recruitment। भर्ती के समय अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीट का प्रतिशत है। तो एससी के लिए जो है वो 15% है और एसटी के लिए 7.5% है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। What is the maximum period of panel currency in case of direct recruitment? सीधी भर्ती के मामले में पैनल मुद्रा की अधिकतम अवधि क्या है? तो जनरली क्या है, ये 1 ईयर होता है और 1 साल जीएम सर के अप्रूवल से बढ़ाई जाती है। ओरिजिनल आंसर की जो है उसके अंदर 2 ईयर्स दिया गया है। अपने विवेक से काम लें। क्वेश्चन नंबर 56। हाउ मच इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन गोज टू एनपीएस? ऑप्शन ए है 10% ऑफ बेसिक पे, बी 14% ऑफ बेसिक पे, सी 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए एंड डी इज 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओरिजिनल आंसर की आपको बताएगा कि 10% ऑफ द बेसिक पे है, लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि 10% बेसिक पे प्लस डीए हमारा कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। टोटल डैश एचएलपी क्रेडिट फॉर 6 मंथ वर्किंग। तो 6 महीने तक काम करने के लिए कुल 10 एलएचपी क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, what is the minimum qualifying for the ward of the ex employee for compassionate ground appointment? अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पूर्व कर्मचारी के वार्ड के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो 10वीं पास है, और अगर उनकी वाइफ हो तो इलिटरेट भी रहेंगी, तो उनके लिए कोई मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। डैश मेडिकल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट एज सीसीटीसी। सीसीटीसी को नियुक्ति के समय डैश श्रेणी की चिकित्सा परीक्षा पास करनी होती है। तो इनको B2 एंड बिलो पास करना होता है। ये आरबी नंबर 2018 का है, एक 28/2018। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। सीसीटीसी होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ओके, और इनकी मेडिकल स्टैंडर्ड फिट इन B2 है। ठीक है, ये लेवल 3 का पोस्ट है, लेवल 3 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट? सर, केंद्र सरकार के पद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो 10% है। ये 1 फरवरी 2019 से लागू है। 1 फरवरी 2019 से लागू है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, who is the appointment authority in group C level 6? ग्रुप सी लेवल 6 में नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा? तो जेएजी अधिकारी होंगे। जैसे कि अगर आप ओएस बनते हैं या डब्ल्यू में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आते हैं, तो आपको सीनियर डीपीओ आपके
बॉस होंगे और वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनेंगे। ठीक है, तो इज दैट क्लियर लेवल 6 के लिए। चलिए 64 है, हु इज द सॉरी what is the percentage of total number of vacancies to be filled by uh, direct recruitment in the cadre strength of non-gazetted staff reserved for person with a benchmark disabilities। बेंचमार्क विकलांगता व्यक्ति के लिए अराजपत्रित स्टाफ रिजर्व की संवर्ग संख्या में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल प्रतिशत क्या है? तो ये 4% है। ठीक है, और इसके लिए आरपी नंबर 23/2018 को आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, हाउ मच एन एडिशनल क्वांटम ऑफ बेसिक पे वुड बी रिकॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ लोको इंस्पेक्टर्स। तो इनके लिए 30% है। लोको निरीक्षकों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के प्रयोजन के लिए मूल वेतन की कितनी अतिरिक्त राशि की गणना की जाएगी? तो 30% है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, हाउ मच पे एलिमेंट शैल बी रिकॉन्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रनिंग स्टाफ के पीएफ अंशदान की गणना के लिए कितना वेतनगत तत्व की गणना की जाएगी? तो रनिंग स्टाफ का पीएफ के लिए जो है वो मेरे ख्याल से 55% का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी टाइम्स पीएनएम मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन ईयर इन डिविजनल लेवल। मंडल स्तर पर वर्ष में कितनी बार पीएनएम की बैठक आयोजित की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 6 टाइम एंड वंस इन 2 मंथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। What is the time limit in month of submitting the application of appointment on CGA? अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने के लिए महीनों की क्या सीमा है? देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें कोई महीनों की सीमा है नहीं। ठीक है, इसके टर्म एंड कंडीशन के साथ है कि बच्चा जैसे वो हो जाए एलिजिबल हो जाए तो 2 साल में, तो वो सब है। इसके अंदर ये नहीं है कि सीजीए में अपॉइंटमेंट के लिए इतने दिनों 6 महीने 3 महीने या 5 महीने के अंदर एप्लीकेशन कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपसनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कौन पात्र नहीं है? तो ऑब्वियसली जो पास पे नहीं हो सकते हैं, जैसे कि ये फ्रेंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये पास पर डिपेंडेंट होते हैं तो वो अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, टू हुम पावर इज डेलीगेट फॉर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन इन मेकिंग सीजी अपॉइंटमेंट। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए किसे शक्ति प्रायोजित की जाती है? तो ये डीआरएम के पास है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पेंशन इन 7 सीबीसी? तो 9000 है। ठीक है, when was CGEGIS introduced? CGEGIS कब पेश किया गया था? तो देखिए पेश जो है ये आंसर होगा 11/1982। इसमें ऐसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है दिया गया होगा वो ये होगा। ये क्यों होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1/11/1980 के पश्चात जो सेवा में आने वाले कर्मचारी थे उनके लिए अनिवार्य हो गया था। ठीक है, जबकि वर्तमान में हैं वो जो कर्मचारी आते हैं वो अपने आप ही इसके दायरे में आ जाते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड ने जो है वो 21 नवंबर 1980 के अंतर्गत लागू की एक सामाजिक सुरक्षा योजना और ये किया हुआ था। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए कि कब पेश किया इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1/1/1982 आंसर सही रहेगा। ठीक है, पर
जैसे कि मैंने बताया कि बैक डेट से लागू किया गया था, एक 11/1980 से इसको ये इंट्रोड्यूस करके उसके बाद जो लोग आए हैं उन पे अनिवार्य कर दिया गया था ये योजना। तो ये मूल बात यही है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बेसिक पे गिवन एज ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट प्रेजेंट। तो वर्तमान साधारण परिवार पेंशन के लिए रूप में दिए जाने वाले मूल वेतन का कितना प्रतिशत है? तो 30% ही होता है, जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन के कम्यूटेशन के लिए अधिकतम राशि क्या है? तो 40% है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एंड हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो इसमें रंगते वक्त भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कोई भी मिस्टेक अवॉइड करने जैसी है। एग्जाम को बहुत काफ़ी सीरियसली आप एग्जाम दें। क्वेश्चन नंबर 75 है। द मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जो न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस है वो है 20 ईयर्स का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 कहता है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड। पेंशन का परिवर्तित भाग कितने वर्षों के बाद बहाल किया जाता है? तो ये 15 साल का है लिमिटेशन। उसके बाद जितना पेंशन आपको आनी चाहिए वो आएगी। ठीक है, 77 कहता है कि जो फॉर्म नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इशूड टू नॉमिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो SF7 इज द राइट आंसर, जैसे कि मैंने बताया। SF5 जो है वो मेजर पेनल्टी है। SF1 इज ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन एंड SF2 इज ए ऑर्डर ऑफ डीप सस्पेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है। पीरियड फॉर अपील अंडर DR रूल्स इज 45 डेज। DR नियमों के तहत अपील की अवधि कितनी है? 45 दिन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 79 कहता है व्हाट इज द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ DR रूल्स इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में DR नियमों के प्रभाव की तिथि क्या है? तो 1 अक्टूबर 1968 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर डीम सस्पेंशन। तो डीम सस्पेंशन के लिए SF2 का इस्तेमाल किया जाता है। SF5 मेजर पेनल्टी है। SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है। SF3 इज रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ भी मैं भी फंस गया ना। SF3 एक्चुअली है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, क्योंकि सब्सटेंस अलाउंस जो लेना है इनको। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तो ऑब्वियसली ड्यू सस्पेंशन SF2 है। ठीक है, 82 कहता है पेटेंटेड लीव इज ग्रांटेड अप टू। तो 2 लिविंग चिल्ड्रेन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 जीवित बच्चों तक विद्युत अवकाश दिया जा सकता है। 82 है ट्रांसफर एट मोर देन 1000 किलोमीटर आर एलिजिबल फॉर डैश डेज ज्वाइनिंग टाइम। तो मोर देन दिया हुआ है 1000, तो 1000 से ज़्यादा के लिए 12 डेज है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है। स्टडी लीव इज ग्रांटेड डैश मंथ एट ए टाइम। अध्ययन अवकाश एक बार में महीनों के लिए दिया जा सकता है, तो 12 मंथ के लिए दिया जा सकता है, इज द राइट आंसर। ये भी काफ़ी टाइम आए हुए क्वेश्चन है। 84 कहता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर अप टू हाउ मेनी ईयर्स। अतिरिक्त असाधारण अवकाश कितने वर्ष तक दिया जा सकता है? तो 5 साल तक दिया जा सकता है। ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, गया 85, यस। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एट कैट। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो होते हैं वो 62 में रिटायर हो जाते हैं, और चेयरमैन जो होते हैं और वाइस चेयरमैन ये जो होते हैं वो 65 में रिटायर हो जाते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि ये 68 से ज़्यादा की उम्र तक नहीं जा सकते हैं, अगर इनको ज़्यादा बहुत एक एक्सटेंशन मिला तो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट अप टू ए पर्सन कैन फंक्शन एट ए चेयरमैन
ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो 68 ईयर्स आते हैं। ठीक है। एक और सवाल जो जनरली पूछा जाता है कि मंडल स्तर पर कैट के निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला कौन ले सकता है, कौन सा अधिकारी ले सकता है? तो वो अधिकारी जो है वो एडीआरएम होते हैं, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिनियम 1985 की डैश सेक्शन के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया जा सकता है, सेक्शन 19 के तहत किया जा सकता है। ठीक है। और कैट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत की गई है। ठीक है। यहाँ पे एसएलपी एक होता है, स्पेशल लीव पिटीशन, उसको दायर करने के लिए आपको आर्टिकल 136 के तहत ही आदेश दिए गए हैं कि कैट के आदेश के खिलाफ उनको दायर किया जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी फाइल्ड अप टू, तो जनरली कहते हैं कि हाई कोर्ट के सामने कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने किया जाता है। कैट इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। ठीक है। और द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक और सवाल आता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फाइलिंग रिव्यू पिटीशन बिफोर कैट इज बिफोर 30 डेज है। तो रिव्यू पिटीशन जो डालते हैं वो 30 डेज से पहले डालते हैं। ठीक। एक सवाल ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेंचेस ऑफ कैट, तो 17 बेंचेस है जो इम्पोर्टेंट है। और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। जब आप कैट के समक्ष जो कोई आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो 6 प्रतियों में होना है, यानी कि 6 कॉपीज में होने चाहिए, और फीस जो होता है वो 50 रुपये की होती है, भुगतान करनी पड़ती है। ठीक है। और कैट के समक्ष जो विवाद की तारीख के से आवेदन करने की अवधि जो है वो 1 ईयर का रखा गया है, 1 साल का रखा गया है। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के प्रधान पीठ में सदस्यों की संख्या जो है वो 11 के करीब होती है। 11 के करीब नहीं, 11 ही होती है। तो वो है। और कैट का एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको जैसे बताया है, 1 नवंबर 1985 इज द राइट आंसर। तो चलिए, हमने काफ़ी कैट के बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी ऑफ स्टेशन मास्टर? स्टेशन मास्टर की चिकित्सा जो है श्रेणी है वो 8 एंड बिलो है। ठीक है। तो यही इसका आंसर है। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक असिस्टेंट जो होता है, जो बाद में टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनते हैं, गुड्स गार्ड जो होते हैं, स्टेशन मास्टर जो होते हैं, वो A2 कैटेगरी के अधिकारी होते हैं, मतलब स्टाफ होते हैं ग्रुप सी के। और ट्रेन क्लर्क्स जो होता है वो A3 का होता है। ठीक है। तो आई होप काफ़ी कुछ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स इज इट इज प्रोहिबिटेड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स से भाग लेने से वंचित करने वाला रूल्स है वो रूल नंबर 5 है, आई थिंक। यस, रूल नंबर 5। रूल नंबर 3 तो आपको पता ही है, समाने वाला है। ठीक है। और रूल नंबर जो क्या है, 7, तो 7 ये डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। ऑन रिटायरमेंट क्वार्टर रोटेशन इज अलाउ फॉर हाउ मेनी मंथ ऑन नॉर्मल रेंट? तो नॉर्मल रेंट पे जो है वो 4 मंथ तक कर सकते हैं। यस, 88 का 4 मंथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वार्टर क्वार्टर रोटेशन ऑन ईयर मार्क क्वार्टर इज अलाउड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो मैंने जो पढ़ा है वो 2 मंथ का है, पर जो ओरिजिनल आंसर की है उसके अंदर 1 मंथ है। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे याद है कि मैंने 2 मंथ पढ़ा है। अब देखने वाली बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं 90 पे। व्हाट इज द लेवल ऑफ पे ऑफ जूनियर इंजीनियर इन 7 CPC? तो ये लेवल 6 के एम्प्लॉय होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7वें सीपीसी में कनिष्ठ अभियंता के वेतन का स्तर क्या है? तो लेवल 6 है। ठीक है। ये
35,400 पे फिक्स होते हैं। और फिर ये सीनियर एसएससी, मतलब उनको कहते हैं एसएससी बोलते हैं, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बोलते हैं उसको एक्चुअली। वो पे जाते हैं तो लेवल 7 में जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्स इंडिया लीव ऑफ 15 डेज टू डब्ल्यूएलआई। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए, सीनियर डीपीओ। सीनियर डीपीओ के पास जो फुल पावर है वो 45 डेज तक का है, तो 15 डेज तो उसके अंदर ही आते हैं, तो ऑब्वियसली सीनियर डीपीओ सर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पावर है 45 डेज का, वो अदर देन द स्टडी लीव है, ठीक है, क्योंकि सीनियर डीपीओ सर के पास स्टडी लीव के लिए कोई भी पावर नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन पोस्ट। तो सिलेक्शन पोस्ट जो है वो सीनियर कलर का नहीं है। जूनियर कलर के लिए सिलेक्शन किया जाता है, जूनियर इंजीनियर के लिए किया जाता है, तो सीनियर क्लर्क इज नॉट ए सिलेक्शन पोस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 पे आ जाते हैं। ऑल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क इन एपीआर शुड बी सबमिटेड विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एपीआर। एपीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ सभी अभ्यावेदन एपीआर के प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जो ऑप्शन बी में है, ठीक है, यही सही आंसर है। और इसके अंदर जो आप कर देते हैं 15 दिन के अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन शैल बी डिसाइडेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, जो अधिकारी को करना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्पेशल लीव पिटिशन अगेंस्ट कैट ऑर्डर कैन बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट। कैट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका किस अदालत में भरी जा सकती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं इसका आंसर हाई कोर्ट आता है, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 पे आ गए हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट ग्रेड पे पेएबल टू एम्प्लॉय इन 1900 जीपी अंडर एमएससीपी। तो ये इसके बाद जो मिलेगा उनको वो 2000 का मिलेगा, देयर इज नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ। तो एलपी के साथ नहीं किया जाता, एलएचपी के साथ नहीं किया जाता, दैट मीन्स कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि अगर सबके साथ होगा तब ये ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच मास्टर सर्कुलर डील्स विद कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। कौन सा मास्टर सर्कुलर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित है। ये मैंने काफी जगह देखा है, और इसका आंसर जो है वो है मास्टर सर्कुलर नंबर 16, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मास्टर सर्कुलर नंबर 8 जो है वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 से रिलेटेड है। मास्टर सर्कुलर नंबर 10 जो है वो प्रोविजन ऑफ स्कूल इन रेलवेज कॉलोनीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ होगा। मास्टर सर्कुलर नंबर 10 जो है वो है स्पेशल कैजुअल लीव का, ठीक है, एस एससीएल बोलते हैं इसको, ये एससीएल बोलेंगे, ठीक है, तब जाके सही बनेगा। मास्टर सर्कुलर नंबर जो 18 है वो रेलवे कॉलोनीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब सीबीएसई के स्कूल होते हैं ना, उनसे रिलेटेड है, जिनके अंदर रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं, उसके प्रावधानों के बारे में मास्टर सर्कुलर नंबर 18 बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ इंटेंशन क्लासिफिकेशन डैश आवर्स से वीक है। तो ये 42 आवर्स से वीक है। गहन वर्गीकरण की ड्यूटी की मानक सप्ताह में 42 घंटे हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 99 पे। अकॉर्डिंग ऑफ द चार्टर ऑफ कमिटमेंट व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर डिस्पोजल ऑफ मेजर पेनल्टी इन केस। तो 150 डेज जो है वो राइट आंसर है। मेजर के लिए 150 डेज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 100 पे, जो लास्ट है यहाँ पे, और उसके बाद हिंदी स्टार्ट होगा। व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो 1000 पर मंथ है, ठीक है। उनको ओपीडी की सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन अगर कोई बंदा बीमार होके
इनवार्ड होता है। इनवार्ड यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज किए जाते हैं उसमें उसकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन वो आउटडोर पेशेंट बन के नहीं आ सकता, किसी डॉक्टर से नहीं मिल सकता है। और ये काफ़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि इसी के लिए आपको 1000 फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि आप 2.5 किलोमीटर दूर रहते हैं हॉस्पिटल से। ठीक है। लेकिन अगर कोई 108 बुला ले, कोई बुलाए और किसी तरह वो इन्वर्ट होता है, तो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। चलिए हम आ गए हैं हिंदी पे, और हिंदी को फटाफट देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन है 14 सितंबर। ठीक है, ये सही है। 2 नंबर है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। आप बता सकते हैं कि इसमें लोकसभा कितने हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। लोकसभा के जो है वो 20 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, किस राज्य में राष्ट्रीय भाषा नियम लागू नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं लागू है। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निश्चित का विलोम क्या होता है? तो निश्चित का विलोम कदाचित होता है। यहाँ इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कहीं और क्वेश्चन फंसे हैं क्या है, क्योंकि और 5 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था 22 लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल है, और निश्चित का विलोम शब्द कदाचित होगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 106 है दुर्लभ का, तो दुर्लभ का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, सुलभ, राइट आंसर। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र होगा, जो ऑप्शन ए में है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित किया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑब्वियसली राजस्थान है। पंजाब और गुजरात जो है वो कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उड़ीसा गच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110, लास्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 344, जो ऑप्शन सी के अंदर है, इसके अंदर है, सी के अंदर है, इसके तहत किया गया है। ठीक है। तो इस वीडियो को हमने काफ़ी जल्दी कंक्लूड किया बनिस्पत की पार्ट 1 के हिसाब से। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। आपको भी जो समझ में आता है, कहीं आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ तक आने के लिए, इस नॉलेज के सफ़र को, अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और सिकंदराबाद के WLI के पेपर को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।